जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। SO 194 आप सब जानते हैं कि इसके ऊपर हमने हमेशा बात की और जब से ये मुद्दा शुरू हुआ SO 194 का और हमने बार बार इस पे बात की और विश्लेषण किया, इसको रिवोक होने की लिए बहुत सब लोगों से बात की ताकि ये रिवोक हो। और अभी भी सरकार के पास ये इशू है और अभी भी ये रिवोक नहीं हुआ या इसके रिगार्डिंग कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। हालांकि 20 तारीख को इसका फैसला होना है, देखा जाएगा कि उसमें क्या होता है, लेकिन उस बीच इन बिटवीन हम लोग इस पे जरूर बात करेंगे। और आज बातचीत करने के लिए फिर से एक बार हमने दावत दिया है किंग्सी भारती जी को, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है एंड स्पोक्स पर्सन है APMCC के। आइए इनसे जानते हैं SO 194 की डेवलपमेंट के बारे में। आपका स्वागत है द राइट में। नमस्कार, धन्यवाद। किंग्सी भारती जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि अभी भी SO 194 जो है वो रिवोक नहीं हुआ या उसके बारे में कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई है, और जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें जिनको सैलरी नहीं मिल रही है अभी, जिनको सैलरी इशू हो रही है, लेकिन वो सैलरी उनको उसी बेस पे मिल रही है कि SO 194 लागू जैसे हुआ है उस पे, बट वो बेसिक सैलरी है और वो लोग सरवाइव कर रहे हैं बेसिक सैलरी पे। इसके बारे में क्या? देखिए, SO 194 की जहाँ तक बात है, जैसे आपको भी मालूम है कि हमने भी इसको बहुत जगह उठाया, LG साहब के लेवल तक भी उठाया और बहुत बार हमने सरकार को भी लिखा, सरकार से बात भी की, लेकिन फिर भी SO 194 जो है वो अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। हालांकि अब ये कोर्ट में केस चला गया है, लेकिन कोर्ट में भी जब कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जब तक 20 सितंबर को शायद कोर्ट इसको फिर से टेकअप करेगा, तब तक आप उनको जो है रेगुलर सैलरीज दीजिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, वहाँ पर फिर भी कुछ DDOs जो हैं उन लोगों ने तो उसको मान लिया कि कुछ लोगों को सैलरीज, उन्होंने कहा कि हम रेगुलर सैलरीज देंगे तब तक, लेकिन मैक्सिमम DDOs जो हैं वो इनको एम्प्लॉयज को कह रहे हैं कि या तो आप GAD से ऑर्डर लाओ या फिर कोर्ट का ऑर्डर लाओ, और हम लोग 20 सितंबर तक का वेट करेंगे, तब तक आपको वही बेसिक सैलरी देंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा जो कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉय है उसके साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि कश्मीरी जो माइग्रेंट है उनको जो ये PM पैकेज मिला था, ये कोई रिटर्न या रिहैबिलिटेशन नहीं था या कोई मतलब खैरात नहीं थी, ये एक रिलीफ पैकेज था उनके लिए जिन्होंने अपने करियर्स खराब कर दिए हैं, जिनके अपने करोड़ों की जायदाद वहाँ छोड़ दी है, और जिनकी जो खास तौर से जो भी नई जनरेशन है उनके माँ बाप ने तो अपना करियर सारा उनका माइग्रेशन में चला गया, तो उनको एक कहीं ना कहीं रिलीफ देने के लिए बनाया गया था। तो इस तरह के जो SO 194 वाला जो इश्यूज हैं, ये मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज हैं उन पे लागू होना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकार, जैसे आप देख रहे हैं कि सरकार फिर भी कहीं ना कहीं उस वक्त ये कहती है कि ये सब पे लागू है, ये सब सारे एम्प्लॉयज के लिए है, तो इसलिए PM पैकेज पे भी होगा। लेकिन जब PM पैकेज को बेनिफिट्स देने की बात आती है, तब वो कहते हैं कि आप तो PM पैकेज में हैं, आपको ये वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये एक, मुझे लगता है कि ये एक विडंबना है कि कश्मीरी पंडित को वापस जाने से डिस्करेज करने की एक साजिश मैं कह सकता हूँ इसको, जिसके लिए एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में एक सेक्शन है जो पहले भी था और अभी भी है, जो हमेशा इन चीज़ों को सामने लाता है ताकि जो कश्मीरी एम्प्लॉय है, जो कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉय है, वो डिस्करेज हो जाए। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जब 2010 में ये पैकेज आया था, तब भी कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को फीड किया था, जो सोच की पॉलिटिकल सेटअप था उनको फीड किया था कि ये लोग इस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये हम आस्ता आस्ता कन्वर्ट कर लेंगे अपने रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन उनके लिए एक उल्टा हो गया कि कश्मीरी माइग्रेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट को, कश्मीरी पंडित को वापस वाकई ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस तरह की चीजें जो है, जो SO 194 वाली चीजें हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी जब आदमी करता है तो उसको एक बैकअप माइंड पे एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है। तो हम लोग इस तरह की चीजें जब गवर्नमेंट जॉब्स में मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे हम प्रोडक्टिविटी कम करते हैं। क्योंकि मुझे जो लगता है कि एक आदमी जिसको 2 साल तक
पहले तो अगर आपको याद होगा, पहले ये 5 साल के लिए रखा गया था, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी, उसके बाद इसको हटाया गया, फिर वापस लाया गया। तो 2 साल तक जो प्रोबेशन में जो एम्प्लॉय है उसके बैकअप माइंड में हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि मुझे बेसिक सैलरी मिल रही है, तो फिर मुझे काम करने की जरूरत क्या है। तो गवर्नमेंट में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में बल्कि एनकरेज करने वाली चीजें लानी चाहिए, गवर्नमेंट में उस तरह की चीजें लानी चाहिए ताकि गवर्नमेंट में प्रोडक्टिविटी बढ़े। आप देखिए, यही एम्प्लॉयज जब किसी एमएनसी में काम करते हैं, बाकी कहीं पे काम करते हैं, तो उनको एक पैकेज दिया जाता है, इनको ऑफर दिया जाता है, उसके बाद उनसे काम भी अच्छा लिया जाता है। लेकिन क्या वजह है कि वो कंपनियां दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती हैं, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट की बात आती है तो वहां पर वो तरक्की, वो प्रोग्रेस हमें नहीं दिखती है। तो उस चीज के लिए कहीं ना कहीं जो ये SO 194 टाइप की चीजें हैं, ये जो है जिम्मेवार होती हैं। दूसरा ये है कि मैं LG साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और LG साहब के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको वाकई कश्मीरी पंडित को वापस ले जाना है तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो इस तरह की डिस्करेजिंग चीजें हैं, ये आप इनमें इस PM पैकेज में इंट्रोड्यूस ना करें, क्योंकि हमारे बहुत ही ब्राइट लोग हैं, जो हमारे बहुत ही ब्राइट यंग जनरेशन है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ के आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज छोड़ के आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनको सरकारी नौकरी चाहिए। आज की डेट में सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में कोई अंतर नहीं रह गया, क्योंकि NPS आ गया है, कोई पेंशन स्कीम नहीं है, इसलिए कि वो अपने वतन वापस जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट करें। तो अगर वो वापस आ रहे हैं तो उनको आप डिस्करेज मत कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए। उनको जो इस तरह के जो 194 के तहत उनको बेसिक सैलरी पे 2 साल गुजारने होंगे, उसके बाद उनको एकोमोडेशन नहीं है, और वो भी ऐसे टेरेन में जाना है जहाँ पे वो रहते ही नहीं है, जहाँ पर बहुत सारे लोग तो कश्मीर में पैदा भी नहीं हुए थे। जब वहां पर वो जाना चाहते हैं तो उनको एनकरेज करने की बारी होनी चाहिए। और मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी यही अपील करूंगा कि वो इसको रिवोक करें और गवर्नमेंट से कहें कि अगर सरकारी नौकरी देनी है तो पूरी तनख्वाह के साथ दो, वरना दो ही नहीं तो फिर आप सरकारी वैकेंसीज मत निकालो। जी जी किंगसी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे मैं कुछ समय से आप भी टच में है, यूथ जो बाहर से अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे आए हैं, उनका ये कहना है कि उनकी जो पैकेज है वो लाख रुपए से ऊपर उनका पैकेज है और वो इस सैलरी में यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन उनको एक ही रीजन, जब उनसे पूछा गया कि आप वापस क्यों आना चाहते हैं, जबकि वो लोग कश्मीर में पैदा भी नहीं हुए, वो उनका कहना है कि उनको अपने कश्मीर से प्यार है और अपने वतन, अपने कश्मीर जरूर जाना चाहेंगे, वहां पे काम करना चाहेंगे। लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं, ऐसी चीजें लागू होती हैं उनके ऊपर, तो आपको लगता है कि इनके बाद की जनरेशन कभी कश्मीर आना वापस पसंद करेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो गवर्नमेंट है, अगर उसको वापस कश्मीरी पंडित को ले जाना है तो इस तरह से डिस्करेज हमारे यंग जनरेशन को ना करें। क्योंकि जो एक जनरेशन थी, जो हमारी जनरेशन जिसको मैं कहता हूं, हमारी जनरेशन जो थी, उन्होंने अपने करियर तबाह कर दिए, उन्होंने अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी वहां छोड़ के आए, सब कुछ खराब हो गया, उनका फ्यूचर खराब हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज के तहत PM पैकेज दिया। ये कोई रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन नहीं था, लेकिन रिलीफ था कि भाई आप लोगों ने काफी अपना सफर किया है, तो आपकी अगली जनरेशन को हम कुछ एक पैकेज दें या रिलीफ दें। तो उसके बाद अगर आप वाकई चाहते हैं तो हमारा यंग जनरेशन जो है, हमारा यूथ जो है, वो वापस आ रहा है, वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ के आ रहा है। और मैंने जैसे कहा कि उनको आजकल कोई पेंशन का कोई लालच नहीं है, क्योंकि पहले कहते थे कि कश्मीरी पंडित को पेंशन का एक लालच होता है और वो हमेशा सरकारी नौकरी करता है। तो आजकल NPS प्राइवेट में भी है, NPS सरकार में भी है, तो आप कुछ स्पेशल नहीं दे रहे। और जहां पर एक JEE बाहर की कंपनी में 1.5 लाख 2 लाख सैलरी लेता है, जिनमें से बहुत सारों को मैं खुद जानता हूं, वो अगर 30-40 हजार पैसे पे नौकरी करने आ रहा है, तो वो इसलिए नहीं आ रहा कि उसको सरकारी नौकरी चाहिए, वो इसलिए आ रहा है कि वो अपने वतन वापस एक जाना चाहता है, अपने कॉन्टैक्ट्स फिर से वहां रखना चाहता है। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां पर पैदा भी नहीं हुए, लेकिन उनको फिर भी अंदर से, दिल से आवाज आती है कि हमें वापस जाना है। अभी अगर आप देखेंगे, अभी रिसेंटली जो सब इंस्पेक्टर्स की या असिस्टेंट कंपाइलर्स की पोस्टें निकली है, उसमें मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अच्छी नौकरियां भी करते हैं या जिनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। उनसे हम जब बात करते हैं कि आप क्यों आना चाहते हैं, वो बिल्कुल यंग लोग हैं, वो इसीलिए आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग हमेशा ये चाहते थे कि जहां पर हमारे माँ बाप रहते थे, जिस कश्मीर को पूरे दुनिया जानती है, जिस कश्मीर के लिए हर आदमी जाना चाहता है, वो हमारा वतन है, तो हम वापस जाएंगे। लेकिन
क्या होता है कि जब भी आप इस तरह की पैकेज लाते हैं और उसमें कुछ SO 194 टाइप के अड़ंगे लाते हैं तो वो लोग डिस्करेज हो जाते हैं। और मैं यही चाहूंगा कि उस यंग जनरेशन को, आज की यंग जनरेशन जो है वो प्रोडक्टिव जनरेशन है, वो हमेशा काम करना चाहती है, वो उनमें ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, हम घर बैठे तनख्वाह लेंगे, वो काम करना चाहती है। तो अगर आप उनको काम करवाना चाहते हैं और वाकई सरकार चाहती है कि अच्छे लोग उनको मिलें, तो मुझे लगता है कि SO 194 को इमीडिएटली रिवोक करना चाहिए। और खास तौर से इस कश्मीरी PM पैकेज के लिए, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए है, इसमें तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक रिलीफ पैकेज है। आप हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने अपनी करियर तबाह कर दिए, हम लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज वहां छोड़ के आए हैं। तो आज अगर आप एक जॉब दे रहे हैं तो जॉब हमारे बच्चों को तभी मिलता है जब वो कंपटीशन में आगे आते हैं, उनको ऐसे उठा के नहीं दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी कंसेप्ट है, आप कहीं जाएंगे तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं तो आपको जॉब तो मिला। भाई जॉब आपने अपनी जेब से थोड़ी दिया है, जॉब हमने कंपटीशन क्लियर करके दिया है। आज की डेट दीजिए, जो अभी सब इंस्पेक्टर के पोस्टों के लिए हुआ था, कंपटीशन में जो मेरिट में आ गया उसको नौकरी मिली। तो जब मेरिट पे नौकरी मिल रही है, जब हर चीज हम आपके प्रोसीजर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कर रहे हैं, तो आप उसमें ये SO 194 जैसा चीज क्यों ला रहे हैं? और आप क्यों, जब हम सारी जो एलिजिबिलिटी जो है, जो क्राइटेरिया है पूरा कर रहे हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए कि हम आपको तनख्वाह पूरी नहीं देंगे। जब आप जॉब दे रहे हैं तो आपको तनख्वाह पूरी देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसको इमीडिएटली रिवोक होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर गवर्नमेंट ऑफ J&K वाकई चाहती है कि कश्मीरी पंडित वापस जाए, क्योंकि देखिए ये लोग हमारे जो PM पैकेज के अंडर हैं, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ये हमारे पीस एम्बेसडर्स हैं, ये वो लोग हैं जो सबसे पहला जत्था जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इनको हम पहला जत्था मानेंगे जो 30 साल के बाद वापस जा रहे हैं। जब 2010 में वो गए, वो 20 साल के बाद गए, तो उस वक्त क्या पोजीशन थी उनकी? क्योंकि उस वक्त एक डर था, एक माहौल था ऐसा कि पता नहीं वापस जाएंगे कैसा रहेंगे। लेकिन आप देखिए पिछले 10 साल में बहुत अच्छी तरह से वो नौकरियां भी कर रहे हैं, वो अपना पूरा फर्ज निभा रहे हैं। तो जब वो अपना पूरा फर्ज निभा रहे हैं तो सरकार को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जिसमें एक सेक्शन है ब्यूरोक्रेसी का जो पहले भी था। पॉलिटिकल सेटअप के टाइम पे भी पॉलिटिकल सेटअप भी ऐसा था जो डिस्करेज करता था, लेकिन पॉलिटिकल सेटअप तो चेंज हो गया, लेकिन ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप चेंज नहीं हो रहा, ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट जो चेंज नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि LG साहब को इस बात पे गौर करना चाहिए और ऑनरेबल कोर्ट को भी इस बारे में देखना चाहिए कि इस तरह की चीजें जो है, अगर आप नौकरी दे रहे हैं तो उसमें इस तरह की डिस्करेजिंग चीजें नहीं होनी चाहिए। जी ये रही बात, अभी तक आपने बात की SO 194 को लेके। जैसे JEEs का भी एक इशू है जिसपे आपने पहले भी बात की है, वो भी अभी एज इट इज है, उन्हें भी प्रमोशंस नहीं दी गई हैं। कितना उनके लिए भी ये सेटबैक है? देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे जूनियर इंजीनियर्स हैं या जूनियर असिस्टेंट्स हैं, उनकी DPCs के लिए भी बहुत लड़ना पड़ा। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आप नौकरी देते हर बार लड़ना क्यों पड़ता है? आप अगर देखेंगे वहां पर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स है, ये क्लियर ऑर्डर है PM पैकेज के लिए कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर जो है कपल्स के इमीडिएटली होने चाहिए। वो उनको चॉइस दी जाती है कि भाई आप वाइफ के डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं या वाइफ को दिया जाता है कि आप हस्बैंड के डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊं, हर बार हर इंडिविजुअल केस में हम लोगों को ऊपर से लेके नीचे तक सिफारिशें लगानी पड़ती हैं, उनको ऑर्डर्स दिखाने पड़ते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको वो ट्रांसफर्स नहीं हो रही। तो ये जो डिस्करेज करने की एक प्रक्रिया है, ये 2010 से चल रही है, बल्कि 2008 से मैं कहूँगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो पैकेज आया था, ये 2008 में जब UPA सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो जम्मू आए थे, तो उन्होंने जम्मू में एक रैली के दौरान ये अनाउंसमेंट की थी कि एक PM पैकेज आ रहा है जो हम कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दे रहे हैं। उस वक्त भी इस पैकेज को 2010 तक लटकाया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक पॉलिटिकल सेटअप जो उस वक्त का था और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो था, वो जानता था कि 2010 में पेंशन पॉलिसी जो है खत्म होने वाली है, और वो उसका लाभ जो है उस पहले जो बैच को नहीं देना चाहते थे। उस वक्त भी आपने मतलब 6000 नौकरियां का अनाउंसमेंट किया, 1500 नौकरियां देते देते उनके 4-5 साल निकल गए। आज 10 साल हो गए, 10 साल में 6000 नौकरियां अभी आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप वाकई कश्मीरी पंडित को वापस ले जाना चाहते हो या नहीं ले जाना चाहते हो। आपको
खुल के सामने बात करनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर हमारे यंग जनरेशन जो है अगर वो अपने करियर दांव पे लगा रहे हैं, अगर वो अच्छे करियर छोड़ के वापस जाने की सोच रहे हैं, तो इस वजह से क्या हम वहां पर रहेंगे। इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं कि कश्मीरी जो पीएम पैकेज में जो एम्प्लॉइज हैं, जब वो अभी 10 साल से जॉब कर रहे हैं, जब वो कल को रिटायर होंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद कोई मतलब इस पे कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फोकस नहीं है। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, जिनकी एज ज्यादा थी, उनको रिलैक्सेशन में उनको जॉब मिली है, वो अगले साल रिटायर हो रहे हैं, और मैं एक दो को जानता भी हूं, वो अगले साल रिटायर हो रहे हैं। वो आज का अपनी रिटायरमेंट के आजकल पेपर बना रहे हैं और अपने क्वार्टर का हैंड ओवर टेक ओवर करने की सोच रहे हैं। तो मुझे बताइए, जब वो अगले साल रिटायर हो जाएंगे तो क्या वो वापस जम्मू जाएंगे या वापस दिल्ली जाएंगे? तो आपने कश्मीरी पंडित को वापस ले जाना कहाँ चाहते हो? अगर आप ले जाना चाहते हो तो उसको एक प्रॉपर क्वार्टर होना चाहिए था। आप वहां पर भी प्री फैब्रिकेटेड क्वार्टर्स पिछले 10 साल से चल रहे हैं। ऐसे क्वार्टर, मैं आपको बताऊं, अगर आप जोर से दीवार पे धक्का मारोगे तो आप अगले के क्वार्टर में घुस जाओगे। इतने वो इस टाइप के, जैसे यहाँ पर वो फ्लाईओवर्स बनते हैं, उनमें वो इंजीनियर्स के लिए वो टेम्परेरी शेड बनाए जाते हैं, उस मटेरियल के बने हैं, जिसकी लाइफ 2 साल से ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी 10 साल से ये लोग वहां रह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद भी आपने अभी तक पहला जो बैच था वो 1500 का बैच भी, उसमें भी एकोमोडेशन पूरी नहीं हुई। एकोमोडेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, उनकी एकोमोडेशन प्रॉपर नहीं हुई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कश्मीरी माइग्रेंट है, जो कश्मीरी पंडित है, अगर वो वापस आपको ले जाना है तो आप खुल के एक पॉलिसी बनाइए, उनको उन पे फोकस कीजिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, कहते तो बहुत कुछ है, बातें बहुत होती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का या इवन स्टेट गवर्नमेंट का काम बहुत अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, नेशनलिज्म का काम हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट से आप देखेंगे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन अगर काम नहीं हो रहा है तो वो कश्मीरी पंडित पे काम नहीं हो रहा है, और कश्मीरी पंडित फोकस में नहीं दिख रहा है कहीं पर। जैसे कि आपने बात अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही एलजी साहब ने अनाउंस किया था कि 1 BHK इनके लिए दिए जाएंगे, वो अभी शायद उनका काम भी शुरू हो चुका है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि 2 BHK से 1 BHK? देखिए, ये भी एक अजीब सी विडंबना है कि कश्मीर में अगर आप देखेंगे, कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुस्लिम हो, कश्मीर में बड़े मकानों में, खुले मकानों में रहने की आदत है। वो एक वहां पर हर जगह का एक कल्चर होता है। कश्मीर में अगर आप पिजन होल्स में रहेंगे तो मुझे लगता है कश्मीर का जो कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। और वो कश्मीरी पंडित जो 3-3, 4-4 मंजिल के मकानों में रहते थे, उनको आप फिर से एक पिजन होल में ले जा रहे हो। वहां पर मिनिमम 2 BHK का, और वो भी बहुत अच्छा 2 BHK, हमारे यहाँ पर जम्मू के अगर आप 2 BHK देखेंगे और कश्मीर के 2 BHK देखेंगे, उसमें बड़ा अंतर होता है, क्योंकि वहाँ बड़े कमरे होते हैं, खुले कमरे होते हैं। 2 BHK आपने शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर आप 1 BHK पे लेके आ रहे हो। 1 BHK में मुझे बताइए, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो अपनी फैमिली को ले जाएगा, वो कैसे रहेगा वहां पे, किस तरह से रहेगा? दैट मीन्स कि तभी मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी लगती नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप उनको वापस लेना नहीं चाहते हो। अगर आप उनको वापस ले जाना चाहते हो तो जो यूथ जो जा रहा है वो अपने माँ बाप को ले जाएगा, अपने दादा दादी को ले जाएगा। 2 BHK में वो अपना एक उसका पर्सनल कमरा होगा, बाकी माँ बाप का कमरा होगा, बाकी लिविंग रूम होगा, तभी जाके वो रह सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने 2 BHK से 1 BHK कैसे हो गए ये अभी भी पता नहीं है। और अभी उन्होंने अनाउंस किया है, अभी शुरू हो जाएंगे, उसके बाद वो कब बनेंगे तब तक आधे लोग तो रिटायर हो गए होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस चीज पे भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और वार फुटिंग पे इस पे काम होना चाहिए। और 1 BHK नहीं, बल्कि कश्मीर में अगर आपको वाकई उनको बसाना है तो 2 BHK आपको देना चाहिए उनको, क्योंकि यही एम्प्लॉयज हैं। और मैं आप इस को नोट कर लीजिए, यही एम्प्लॉयज हैं जो रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज के पहले बैच बन जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट के पास पॉलिसी अभी मुझे दिख नहीं रही है, गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है कश्मीरी पंडित पे। नो डाउट कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, एलजी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज की बात अगर करें तो उनके रिटर्न को लेके अभी भी उस पे डाउट बना हुआ है, अभी भी वो चीजें क्लियर नहीं है। TRN हमेशा इन एम्प्लॉइज के साथ है और हमेशा SO 194 के बारे में बात करता है और करता रहेगा। और बहुत जल्द हम आपको इसके बारे में और अपडेट्स देते रहेंगे, और साथ साथ 20 सितंबर को जरूर हम इस पे फिर से बात करेंगे। कैमरामैन SM के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज। जय माता दी।